सब्सक्राइब कीजिए अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अपनी डेली लाइव क्लासेस अपने एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाती है। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों एसी थ्योरी का चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आज ही पहली क्लास है, एसी थ्योरी इसके अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता का किसी भी पल का मान दोस्तों क्या कहलाता है? यानी आपका धारा या वोल्टेज के अंदर, कौन सी प्रत्यावर्ती के अंदर धारा या वोल्टेज का कोई भी मान आप किसी भी समय चेक कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? क्या दोस्तों ए शिखर मान कहलाएगा, बी तात्कालिक मान, सी आरएमएस वैल्यू या डी औसत मान कहलाएगा? बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई ए के अंदर ऑप्शन बिल्कुल ए का जो बी दे रहा है बिल्कुल सही है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तात्कालिक मान। ठीक है, अब तात्कालिक मान को आप एक तरीके से यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपका ये प्लस माइनस में चलती है, तो आपने किसी भी समय मान लो, हो सकता है आपने नामा जब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो आप जब भी उसका वैल्यू नापोगे वही उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी दोस्तों? तात्कालिक मान। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर कि प्राय सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं? देखिए आपको चारों के बारे में बता सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सारे के क्वेश्चंस लिए हैं तो इसे कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, है ना। तो देखिए किसको मापते हैं दोस्तों वैद्युतिक मापक यंत्र? शिखर मान को या तात्कालिक मान या आरएमएस मान या औसत मान को? बिल्कुल, अभी तात्कालिक मान का हमने पूरा डिस्क्रिप्शन कर लिया, एक एक चीज का आ जाएगा आगे। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों इसके राइट आंसर जो भी मेरा भाई 2 में सी दे रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू हमेशा जो हमारे वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर या वाट मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर जितने भी मीटर हैं वो सारे किसको मापते हैं दोस्तों? आरएमएस वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू का पॉइंट जरूर याद रखना, कितनी वैल्यू होती है दोस्तों? 707.707 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, अब आरएमएस वैल्यू होती कैसे निकालेंगे इसको, है ना भाई? वैल्यू तो निकाली, लेकिन कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों आपको बताया था तात्कालिक मान, तो तात्कालिक मानों का दोस्तों क्या करना पड़ेगा? देखो दोस्तों, तात्कालिक मानों का स्क्वायर करके, ठीक है, तात्कालिक मान को स्क्वायर करके सबको जोड़ना होगा और उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, जब हमारा क्या निकल जाता है दोस्तों? आरएमएस वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। गणनाओं आदि में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पूछा दोस्तों गणनाएं, और हम जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको गलत समझ के कुछ और आंसर दे देते हैं। तो बताइए दोस्तों, ए औसत मान होगा, बी तात्कालिक मान, सी शिखर मान या डी आरएमएस वैल्यू? बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी भाई ए दे रहा है बिल्कुल हम इसे क्या समझते हैं दोस्तों, हम इसे कुछ और समझ के इसका आंसर ज्यादातर डी दे देते हैं, आरएमएस वैल्यू। लेकिन थोड़ा सा आप और गौर करना क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ गणनाएं लिखिए, ना कि वैद्युतिक मापक यंत्रों के द्वारा नापे जाने वाली। तो गणनाओं में हमेशा यूज करते हैं दोस्तों औसत मान को। बहुत अच्छा, किसको करते हैं दोस्तों? औसत मान को। ठीक है, तो जो तात्कालिक मान जितने भी होते हैं ना, उन सबके हम क्या निकाल लेते हैं? औसत, और वही हमारी औसत वैल्यू कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर कि प्रत्यावर्ती राशियों के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? यानी आरएमएस अपॉन दोस्तों कैसी होगी? औसत वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू। तो बताएं दोस्तों, पिक फैक्टर कहेंगे, क्रस्ट फैक्टर कहेंगे, फर्म फैक्टर कहेंगे या पावर फैक्टर कहेंगे? बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई यहाँ पर दे रहा है सी बिल्कुल सही है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्म फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब फर्म फैक्टर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आरएमएस औसत सबकी वैल्यू आपको दोस्तों कंठस्थ याद कर लेनी है। ये बहुत ही सिंपली कई बार डायरेक्ट भी पूछी जाती है। तो आरएमएस की वैल्यू आपको कितनी होती है दोस्तों? पता ही था अभी, 707। औसत मान की होती है दोस्तों 0.637, ये भी याद रख लेना। और फर्म फैक्टर की होगी दोस्तों, जब इसमें 707 क्योंकि ऊपर है और नीचे 6376 को जब हम डिवाइड करते हैं तो लगभग 1.11 इसका आ जाता है। तो फर्म फैक्टर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.11। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, पिक फैक्टर और क्रस्ट फैक्टर एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है और इनकी वैल्यू होती है दोस्तों 1.414। ठीक है, 414 है ना। तो अच्छे से इन चीजों को याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर दोस्तों 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। देखिए ए बताइए एंटी फेज होगा, बी क्वाड्रेचर होगा या इन फेज होगा, या इसमें से कोई भी नहीं? शानदार। देखिए दोस्तों, जो भी 5 में भाई मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए जो बी दे रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, क्वाड्रेचर। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, हमें जब 0 डिग्री पर होते हैं, 0 डिग्री पर रहते हैं, यानी दोनों के बीच में कोई भी फेज कोण नहीं आएगा, तो हमारा कहलाएगा दोस्तों इन फेज। यानी 0 डिग्री जब रहेगी दोनों फेज, यानी दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में अगर डिग्री कोण कितना आ रहा है? 0, तो राइट आंसर होगा इन फेज। लेकिन दोस्तों अगर 180 आ जाए तो दोस्तों फिर क्या हो जाएगा? एंटी फेज। और जब क्वाड्रेचर होगा तो दोस्तों 90 डिग्री पे आएगा। तो तीनों चीज अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, एंटी फेज कब होगा, इन फेज कब होगा और क्वाड्रेचर कब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। सॉरी, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे क्या कहलाएगी? देखिए पहली बात तो आपको शिखर मान याद होना चाहिए। शिखर मान क्या होता है? जो हाईएस्ट वैल्यू जाती है
एक साइड में, यानी पॉजिटिव ये है माइनस और नेगेटिव ये है। तो पॉजिटिव में भी जैसे मान लो आपकी हाईएस्ट वैल्यू 5 आई है तो मेरे भाइयों नेगेटिव में भी हाईएस्ट 5 ही आएगी। तो आपकी कोई दो वैल्यू चली, यानी आपका वोल्टेज और करंट यहाँ से जब चलता है जी इस वाले पॉइंट से 0 पॉइंट से, तो पहले हो सकता है वोल्टेज पहुंच जाए या करंट पहुंच जाए, कोई एक चीज पहुंचेगी या एक पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो वो सिचुएशन है कि पहले कोई पहुंच चुकी है उसके बाद हम जा रहे हैं, तो बाद में जाने का मतलब क्या होगा दोस्तों बताइए, क्या लैगिंग कहलाएगा, इन फेज कहलाएगा, या लीडिंग कहलाएगा, या सदिश कहलाएगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त, आप सभी का आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाद में पूछ रहे हैं लैगिंग होगा, बाद में पहुंच रहे हैं तो लैगिंग हो जाएगा। हाँ अगर हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर तो लीडिंग कर जाते हैं हम, और बोलते हैं कि साथ साथ पहुंचे हैं तो भैया इन फेज हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों चीज अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा और वोल्टता कैसी होती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है दोस्तों, ए करंट क्या हो जाएगा, लीडिंग कर जाएगा, बी वोल्टेज लीडिंग करेगा, ये दोनों इन फेज रहेंगे, या सी इनमें कोई भी संबंध नहीं होता है। बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों शुद्ध प्रतिरोध को एज ए डीसी समझ लो आप। डीसी में आपको पता है ना दोस्तों इस तरीके से चलती है, ना तो करंट और धारा के बीच में, मतलब धारा और वोल्टेज के बीच में कोई भी एंगल डिग्री पर नहीं बनता है, बिल्कुल वो सिंपली एक साथ चलते हैं। तो क्या कहलाते हैं, बिल्कुल जब एक साथ चलते हैं कोई भी कोण नहीं बनता है। 0 डिग्री का कोण अभी बताया था, बिल्कुल दोस्तों इन फेज होगा, ठीक है दोस्तों इन फेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, कि श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है। देखिए दोस्तों प्रतिरोध जब एसी सर्किट पढ़ोगे तो 3 तरह के प्रतिरोध को आपको पढ़ना पड़ेगा, आर, एल और सी, जिसमें से ध्यान रखना दोस्तों आर और एल का तो मान है ना आप एक ही फॉर्मूले से निकालोगे, यानी कि जो सीरीज का मान है ना आर का वही एल में लग जाएगा, एज इट इज लग जाएगा, और समांतर का समांतर में। लेकिन दोस्तों जब आर और सी ये थोड़ा दिक्कत करते हैं, जो आर का सीरीज का है ना वो तो इसका समांतर में लगेगा, सी के में यानी कैपेसिटर में, यानी है ना, और अगर सीरीज का है तो समांतर में, समांतर का है तो सीरीज में, तो अपोजिट में चलता है। तो अभी पूछा है इंडक्टर एल से पूछा है तो सिंपली बराबर है, एज इट इज रहेगा। तो सीरीज का आपको रेजिस्टेंस का पता ही होगा, किससे निकालते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब। देखिए आप करंट को प्रत्यावर्ती कब कहेंगे, अल्टरनेटिव कब कहेंगे, ए धारा का मान समय के साथ बदलता रहे तब कहेंगे, या धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलती रहे तब कहेंगे, या पूरे समय में एक ही साथ रहे समान रहे तो भी कहेंगे, या धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहे। बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल शानदार। तो 20 का बिल्कुल सही है दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आपका धारा का मान और दिशा दोनों बदलनी चाहिए। अब मान और दिशा जब दोनों कब बदलती है दोस्तों, आपको पता होगा कि यहाँ पर आपका मान देखिए कम ज़्यादा होता है तो मान बार बार चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ कभी ऊपर जाएगी और कभी नीचे जाएगी, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो मान और दिशा दोनों ही चेंज होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों धारा को डीसी कहा जाता है जब, धारा को कब डीसी कहेंगे, वही ऑप्शन देखिए, जो धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहे तब, या धारा की मान समय के साथ बदलती रहे, या धारा की दिशा एवं मान समय के साथ परिवर्तित रहे, या मान समय के साथ समान रहे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो राइट आंसर आप बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही आ चुका है, राइट आंसर होगा इसका डी। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी है, इन्होंने आधा ही लिखा है, देखिए मान समय के साथ समान रहे, हालांकि यहाँ लिख सकता था वो दिशा को भी लिख सकता था, तो दिशा भी देखिए क्योंकि डीसी के अंदर सेम चलती है ना, तो मान कोई चेंज नहीं होता और डायरेक्शन भी सेम रहती है, तो दिशा और मान दोनों ही कैसी रहती है दोस्तों, नियत रहती है, समान रहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या हम चलते हैं नेक्स्ट 11 की ओर, और बड़ा ही सिंपल सा है कि हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः जो आवृत्ति होती है वो कितनी है दोस्तों, ए 10 हर्ट्ज है ये है ना, और ये भी, और बी 25 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज, या डी 100 हर्ट्ज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा, बहुत ही अच्छा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि वोल्टेज और धारा के बीच का कोण कहलाता है। देखिए दोस्तों आपका वोल्टेज और धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है, क्या आपका जैसे आप ये कह सकते हैं कि आपका इस तरीके से एसी चलता है, हो सकता है आपका देखिए वोल्टेज यहाँ रह गया, वी यहीं रह गया, और आपका करंट दोस्तों यहाँ घूम फिर के यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट तक, तो इन दोनों के बीच में कोण बन गया है 90 डिग्री का। तो ये मतलब कोण कहलाता क्या है, क्या दोस्तों इसको लोड कोण कहेंगे, या फर्म गुणांक कहेंगे, चरम गुणांक कहेंगे, या फेज गुणांक कहेंगे। ठीक है दोस्तों बिल्कुल बहुत ही शानदार, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेज का गुणांक। ठीक है दोस्तों क्या कहेंगे, फेज का गुणांक, यानी धारा और वोल्टेज के बीच में जो जितना भी कोण हो सकता है वो 0 डिग्री हो सकता है वो 90 डिग्री हो सकता है 180 हो, यानी हो सकता है वो इन फेज हो या क्वाड्रेचर हो, या आपका दोस्तों कहलाएगा 180 वाला, बिल्कुल 180 वाला अपन क्या कहलाता है दोस्तों, एंटी फेज। तो राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से इन फेज कहलाएगा। ठीक है सॉरी फेज अंतर। हाँ अब देखिए लोड कोण क्या होता है कि लोड के साथ कोण बनना चाहिए, फर्म गुणांक आपको पता ही है, फर्म गुणांक जो फर्म फैक्टर होता है वही होता है। ठीक है चरम गुणांक का मतलब इसको भी हिंदी में चरम कहेंगे, और अगर हम थोड़ा वैसे अपनी लैंग्वेज में लें तो दोस्तों इसको कह देंगे हम शिखर गुणांक। ठीक है शिखर वैल्यू। ठीक है
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है बिल्कुल, कि यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को खालिस्तान में कहा जाता है। इन फेज कहेंगे, लैगिंग कहेंगे, या लोडिंग कहेंगे, या आपका आउट ऑफ फेज कहेंगे। तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इन फेज, लैगिंग या लीडिंग। ठीक है, ये लीडिंग है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, लोडिंग लिखा का गया, लीडिंग है ये ना। हाँ, तो लीडिंग, लैगिंग, आउट ऑफ फेज या इन फेज में से क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आंसर है दोस्तों इसका डी। बिल्कुल सही दोस्तों, जो डी दे रहे हैं। अब देखिए इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा यूं कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपरली समझाया नहीं है। देखिए कहेंगे कि यदि दो प्रत्यावर्ती राशियों के परिणामों के बीच कोण है, यानी कि आपकी दो प्रत्यावर्ती राशि ये ऐसे चली, यहाँ आपका वोल्टेज यहाँ रह गया और वही धारा आपकी यहाँ आ चुकी है। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई होगी। लगभग 90 डिग्री या कुछ भी डिग्री का कोण बन गया, कोई जरूरी नहीं 90 का, ये हर चीज बात। तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों, अब इनका जो परिणाम रहेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, इन फेज कहलाएगा। भैया इन फेज तो है ही नहीं, क्योंकि साथ साथ नहीं चल रहे। लैगिंग तो आप कह नहीं सकते ना भाई, किसी के दो नाम नहीं लिखा आपको, धारा है या वोल्टेज है, तो आगे पीछे का कुछ फिक्स नहीं किया, तो आपको लीडिंग भी नहीं कह सकते और लैगिंग भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है ना भाई किसके लिए पूछा है प्रॉपरली। तो आउट ऑफ फेज होगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आउट ऑफ फेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।